हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का जो कि हमारा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है। यहाँ पे देखिए हम पहला क्वेश्चन लिए है। क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसे हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। हम आपको तीन विधि बताए हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा वज्र गुणनखंड विधि और तीसरा है विलोपन विधि। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे हल कर सकते हैं। हम आपको एक वीडियो में किस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं ये बताया है, तो आप उन्हें देखने बाद ही इस वीडियो को देखिए क्योंकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि हम कैसे प्रतिस्थापन विधि को हल करती हैं। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि x + y = 14 दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है x - y = 4, ये आपको दिया गया है। अब देखिए हम इसे कैसे हल करते हैं। यहाँ पर हम इसे इक्वेशन 1 और इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं। ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 और इसमें इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन में से किसी से भी हम x का मान ज्ञात करते हैं। आप x की जगह पे y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम देखें, हम यहाँ पे ले रहे हैं, हम आपको सॉल्व भी बता रहे हैं कि कैसे आप सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम समीकरण 1 से, जो हमारी क्वेश्चन फर्स्ट है, इससे हम अगर x का मान पूछे तो आप x का मान इससे क्या ज्ञात करेंगे। यहाँ पे अगर आप x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 14 - y, ये आपका x का मान आएगा। अब हम जो x का मान हमारा आया है इसे हम इक्वेशन 2 जो है ये हमारा, इसमें हम रखते हैं। तो देखिए रखने पे क्या था, समीकरण 1 में, समीकरण 1 नहीं है, समीकरण 2 है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखिए रखने पे क्या वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ पे जब x के जगह पे ये वैल्यू रखेंगे अर्थात क्या जाएगा, 14 - y, ये इक्वल किसके होगा, 4 के। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 14 - 2y, ये इक्वल होगा 4 के। अब यहाँ पे जो आपका y का मान आएगा सॉल्व करने पे वो कितना आएगा, 5। तो हमारा y का मान कितना आया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम आपको लिखते हैं, जो हमारा y का मान आ रहा है कितना आ रहा है, सॉल्व करने पे 5 आ रहा है। अब जो हमारा ये y का मान निकला है इसे अगर हम x वाले मान में रख दें तो हमारा x का मान निकल जाएगा। क्योंकि देखिए ये यहाँ पे 14 - y है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये y की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 5 रख दें, तो जो वैल्यू हमारी x का आएगा वो कितना आएगा, 9। अतः हम कह सकते हैं कि जो x का मान है वो कितना है हमारा, 9। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना था, प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। तो प्रतिस्थापन विधि से हम यहाँ पे हल किए हैं और x और y का मान भी हमारा यहाँ पे निकल गया है। यही हमें ज्ञात करना था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिए हैं जो हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि √x + √3y इक्वल है 0 के, और दूसरा इक्वेशन क्या है, √3x - √8y, ये इक्वल है 0 के। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम आपको पता है हमें क्या करते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेता था, समीकरण 1 समीकरण 2। अब हम किसी भी समीकरण से x का मान ज्ञात करते हैं। मतलब अगर हम समीकरण 1 को लें, यहाँ पे समीकरण 1 से हम कहें कि x का मान क्या होगा, समीकरण 1 से x का मान अगर पूछे तो यहाँ पे क्या बताएंगे आप, -√3y / -√2, क्योंकि नीचे जाता है यहाँ पे। तो ये क्या हमारा x का मान निकल गया। अब हम जो हमारा x का मान आया है इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखिए रखने पे क्या प्राप्त होगा, इस समीकरण 2 में हम अगर x का मान रखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3y / √2 -√8y, ये इक्वल होगा 0। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब हम √3 का गुणा √3 में कराते हैं तो इसकी वैल्यू 3 आती है, मतलब 3 आता है। तो ये जो मान होगा हम यहाँ पे इसे लिख के बताते हैं कितना आएगा y का मान। तो यहाँ पे देखिए हमारा y कॉमन मिल रहा था, दोनों में क्या है, y कॉमन है। तो अगर हम y कॉमन ले लें तो बचा क्या, -3/√2 -√8, ये हमारी वैल्यू बची है। अब हमें y का मान ज्ञात करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम y = यहाँ पे 0 तथा माइनस, ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे इक्वल करके भी करेंगे तो भी हमें इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। हमें y का मान ज्ञात करना था, तो यहाँ पे हमें y का जो मान प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो देखिए अगर हम यही मान x में रखते हैं, क्योंकि हमें x का मान भी ज्ञात करना है, तो x का मान क्या है, -√3y, ये 3 है।
अपान √2, ये हमारा यक्स का मान है। अगर इसमें हम वाई का मान रखते हैं, वाई का मान क्या है हमारा आया है 0, तो रखिए वाई का मान 0। तो आप जानते हैं जब 0 में किसी संख्या का गुणा कराएंगे तो वैल्यू 0 ही प्राप्त होगी। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा यक्स का मान निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है 0। तो यक्स और वाई दोनों का मान यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन और हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है तीनों। तो यहाँ पे क्या बोला है यस माइनस टी ये इक्वल है 3 के, तथा यस अपान 2 प्लस टी अपान 2 ये इक्वल है 6 के। ये हमें 2 इक्वेशन दिया है और हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो इसे इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करके बताएं सेम वैसे ही ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे होगा। तो यहाँ पे हम दोनों क्वेश्चन जो तीनों क्वेश्चन है इसे हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम पता लगा सके कि आपका ये सही है कि गलत है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 2x + 3y जो कि इक्वल है 11 के और 2x - 4y जो कि इक्वल है -24 के को हल कीजिए। इसे हमें सॉल्व करना है तथा इससे यम के मान की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पे यम के मान की गणना भी हमें करना है, जो कि हमें दिया गया है y = mx + 3। इसका मतलब हमें अगर y और x का मान रखेंगे तो हमारा यहाँ से m का मान निकल जाएगा। तो उसके लिए हमें y तथा x का मान ज्ञात करना ज़रूरी है। और y और x का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दिया है, इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व करके y और x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए y और x का मान यहाँ पे ज्ञात करने के लिए कई रूल हैं, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्र गुणनखंड विधि। आप जिस प्रकार से इसे सॉल्व करना चाहें आप वैसे यहाँ पे x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करते हैं। इक्वेशन 1 तथा इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए अगर हम समीकरण 2 से देखिए, जो समीकरण 2 है, अगर हम यहाँ से x का मान निकालें तो x का मान यहाँ पे क्या आएगा, आप इसे सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे आएगा -24 24 + 4y और बटे कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे अगर 2 कॉमन लें ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ये प्लस है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -12 + 2y और नीचे क्या आएगा 2, ये इंटू 2 कट जाएगा। अब देखिए बचा क्या है, यक्स का मान जो हमारे यहाँ पे निकल के आ रहा है क्या आ रहा है -12 + 2y। इसमें से देखिए हम और कुछ कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो बचाएगा क्या वैल्यू y - 6। ये हमारी यक्स का मान हमें प्राप्त हुआ है। अब देखिए हम यक्स का मान समीकरण 1 में अगर रखें तो y का मान हम यहाँ से निकल सकता है। तो समीकरण 1 में हम यक्स का मान रखते हैं। यहाँ पे हम अगर यक्स की जगह पे वैल्यू रख रहे हैं, यक्स का मान 2 ब्रैकेट में y - 6 ये हम यहाँ पे मान रखे हैं। अब देखिए जब इसे आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्या देगा 4y - 24 + 3y ये इक्वल होगा 11 के। अब देखिए यहाँ पे 4y 3y था 7y लिख सकते हैं। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा। तब यहाँ पे हमें y का जो मान निकला 5, y का मान हमारा यहाँ पे 5 निकला है। अब अगर हम यक्स के मान में जो हमारा यहाँ पे यक्स का मान दिया गया है इसमें अगर हम y की जगह पे 5 रखें तो देखिए वैल्यू क्या प्राप्त है। यहाँ पे हम 5 - 6 करेंगे तो y का मान हमारा निकल चुका है। हम यक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो -2 ये हमारा यक्स का मान आ गया। अतः यक्स बराबर -2 और y बराबर 5 ये हमें ज्ञात हो गए। अब देखिए हमें यम का मान पूछा था क्वेश्चन में, तो यम का मान ज्ञात करने के लिए हम इस इक्वेशन में y और यक्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए पुट करने पे क्या आता है, यहाँ पे तो सॉल्व करने पे यहाँ पे जो हमें यम का मान प्राप्त हो रहा है वो -1। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि यम का मान की गणना कीजिए, तो यम का मान जो आएगा वो -1 आएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि आपको जो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इसका आपको पहले समीकरण बनाना है, फिर आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि हल जब आप करेंगे तो आपको यक्स और वाई का मान प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का जो अंतर है वो क्या है 26 है, तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है।
कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना लिया है, 26 लिया है, और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। हमें उस संख्या को ज्ञात करना है कि संख्या क्या है। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करती हैं। सबसे पहले हमें इसका समीकरण बनाना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2020 में पूछा गया था। हम यहाँ मानते हैं कि जो संख्या है वो यक्स कामा वाई है। तो अगर हम देखें कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि उनका जो अंतर है, संख्याओं का जो अंतर है वो कितना था, 26 था। तो संख्या हम यक्स और वाई माने हैं, तो यक्स और वाई का जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, 26, इसके इक्वल होगा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यही हमारा समीकरण 1 है। अब उसके आगे हमसे क्या कहा था कि क्वेश्चन में एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। अब देखिए हमारा संख्या यक्स है, दूसरी संख्या से क्या है, 3 गुनी है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बनेगा। अब देखिए हमें इन दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। अगर हम समीकरण 2 से हम यक्स का मान हमें यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए हम समीकरण 1 में यक्स के जगह पे 3y रख दें, समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में। ये सब आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं जानेगा कि आप कौन सी वैल्यू किस में रख रहे हैं। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक वो थोड़ी ना समझेगा। तो आपको सभी यहाँ पे जो भी आप करते हैं वो सब आपको यहाँ पे लिख के बताना पड़ता है। तो देखिए हम समीकरण 2 में यक्स का मान रख रहे हैं। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, ये यहाँ पे जो यक्स का मान आया इसे हम 2 में रखेंगे। तो यक्स माइनस वाई, ये आप 26 दिया है इसके इक्वल। यक्स की जगह पे आप क्या रखेंगे, 3y, और माइनस वाई जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 26। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2y 26, तो y का जो मान आएगा वो 30 अर्थात 13 इसका आंसर होगा y का मान। अब देखिए अगर हम समीकरण 2 में y का मान रख दें, समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो देखिए क्या प्राप्त होता है। अगर समीकरण 2 में अगर y का मान रखेंगे तो यक्स इक्वल क्या दिया है, 3y दिया है। तो यक्स हम y की जगह पे क्या रख रहे हैं, 13, तो 13 3 क्या होता है, 39। अतः जो हमारा यक्स का मान आया वो कितना आया, 39। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर आपको इसे प्रूव करना है कि ये हमारा जो आंसर आया है वो सही है कि गलत, तो आप देखिए, आप माने इक्वेशन जो आपका था यक्स माइनस वाई बराबर 26, आपसे क्वेश्चन में कहा गया था। अगर हम यक्स के जगह पे ये वैल्यू रखें अर्थात 39 माइनस वाई की जगह पे हमारा जो मान आया है 13, तो ये हमारा 26 के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए जब 39 में से 13 घटाएंगे तो वैल्यू 26 के इक्वल आएगी। अतः जो यहाँ पे आपका यक्स और वाई का जो मान आया है ये सही है। ऐसा हम इसे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। आपसे कहा है कि दो संपूरक कोण में क्या है, जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम मानते हैं जो कोण है वो यक्स डिग्री तथा वाई डिग्री है, अर्थात यक्स अंश और वाई अंश है। तो अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, दो संपूरक कोणों का योग क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि संपूरक कोण क्या था। संपूरक कोण मतलब था कि दोनों कोण का योग अर्थात यक्स प्लस वाई इक्वल क्या था, 80 अंश। 180 अंश यही होता है। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। अब देखिए समीकरण 1 मानेंगे। यहाँ पे दूसरा क्या था कि जो क्या है 18 अधिक है दूसरा कोण, तो यहाँ पे मानते हैं कि यक्स इक्वल होगा वाई प्लस 18 से, ये इससे अधिक है। इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारा यक्स का मान जो है यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर। अब देखिए जब आप समीकरण 1 में यक्स का मान रखेंगे तो यक्स की जगह पे हमारा y प्लस 18 था प्लस वाई, ये किसके इक्वल था, 180 के। तो यहाँ पे क्या होगा 2y प्लस 18 ये इक्वल हो जाएगा 180 के। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो y का जो मान आएगा यहाँ पे ये इक्वल आएगा 81 के। अब देखिए यहाँ हमारा y का मान निकल गया है। हम अगर इक्वेशन 2 में समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, y का मान रखने पर, यहाँ पे जब आप y का मान रखेंगे तो देखिए y का मान 81 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस y की जगह पे हम क्या रख रहे हैं 81 प्लस 18। तो ये जो x का मान हमारा आएगा कितना आएगा
99, ये हमारा यक्स का मान तथा ये हमारा क्या हुआ वाई का मान ज्ञात हो गया। अतः कोड क्या होंगे, एक कोड 99 तथा दूसरा क्या होगा 81। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। उन्होंने क्या खरीदा, 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी और उसे ज़रूरत होगी तो 3 बल्ले और 5 गेंद बाद में खरीदता है 1750 रुपये में। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे बल्ले जो मतलब उसका एक मूल्य क्या होगा और गेंद का एक गेंद का मूल्य क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम मानेंगे कि एक बल्ला का जो मूल्य है वो x रुपये है तथा एक गेंद का जो मूल्य है वो y रुपये है। ये हम मान लिए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 7 बल्ला मतलब 7x प्लस 6 गेंद मतलब गेंद को y माने हैं तो 6y हो गया। ये इक्वल हुआ किसके 3800 रुपये। ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया था, इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे। अब सेकेंड मतलब जो था टर्म वो क्या कहता था कि 3 बल्ला प्लस 5 गेंद, बाद में उसे ज़रूरत पड़ी 3 बल्ले की और 5 गेंद की। 3 बल्ला था तो यक्स 3x हो गया और 5y मतलब 5 गेंद, तो कितने रुपए में था वो 1750। ये हम इसे इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम आप क्या बताए थे कि किसी भी एक इक्वेशन में से हम या यक्स या y का मान ज्ञात करते हैं और फिर उसे हम दूसरे इक्वेशन में रखते हैं। तो इसे आप सब एक बार सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर जो x और y का मान आएगा आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं पता लगाऊंगी कि मतलब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसमें बताया कि एक मतलब टैक्सी के भाड़े में और एक नियत भाड़े के अतिरिक्त कोई भाड़ा है उसे क्या कहते हैं सम्मिलित करते हैं। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर कहीं आप जाते हैं तो उसका जो मतलब उठी है भाड़ा वो कितना है 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यहाँ पे पहला बोला है कि नियत भाड़ा मतलब और प्रति किमी भाड़ा क्या है और दूसरा फिर बोला है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। अब देखिए इसे हम समीकरण मान के मतलब इक्वेशन मान के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम मानेंगे कि माना टैक्सी का जो स्थिर किराया था वो x था और जो प्रति किलोमीटर किराया था वो y था। तो जो इसके अनुसार क्या होगा कि 10 किलोमीटर चला है। तो देखिए इसे हम समीकरण से बताते हैं आपको। यहाँ पे मानेंगे कि हमारा टैक्सी का जो नियत भाड़ा था वो कितना है यक्स और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है जो उसने चल के दूरी तय की है मतलब चली गई जो दूरी है वो कितना है वाई है। अब क्वेश्चन में कहा था कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए, अब 10 किलोमीटर दूरी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखिए हम कि प्रति किलोमीटर को क्या माने हैं वाई माने हैं। तो 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितना है 105 है। तो यक्स तो क्या है नियत भाड़ा है जो मतलब उसको आपको देना था प्लस अब 10 किलोमीटर जो आप चल रहे हैं तो 10 किलोमीटर क्या है किलोमीटर। आप देखिए क्वेश्चन में 10 किलोमीटर बोला है तो किलोमीटर हम प्रति किलोमीटर को वाई माने हैं तो 10 किलोमीटर पूछे तो 10 वाई हो गया। ये कितना था ये 105 था। शायद आपको ये नहीं समझ आया होगा कि आप यहाँ पे यक्स हम कैसे लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में यक्स का कोई नाम ही नहीं लिया है। क्वेश्चन का आप ध्यान से पढ़े तो उसमें बोला था एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक नियत भाड़े के अतिरिक्त जो हम चल रहे हैं भाड़ा जो हम चला मतलब जो ऑटो चल रहा है वो जैसे आप मतलब कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर मतलब आप तो अपना रेट दे देते हैं लेकिन जैसे जो कंपनी वाला होता है वो अपना जो उसका मतलब बना रहता है सामान जितना उसका लगा रहता है उसे तो जोड़ता है प्लस वो जीएसटी भी जोड़ता है। जिस सामान पे जितना जीएसटी मतलब लगा रहेगा जितना टैक्स लगता है वो दोनों जोड़ के आपको
वो समा मतलब देता है इसमें। तो इसमें भी कहा है कि मतलब क्या कह रहा है कि एक आपको जीएसटी तो देना ही है x रुपये, ये आपको मालूम नहीं है कि कितना मतलब है, लेकिन आप 10 किलोमीटर चले हैं तो 10 वाई हो गया, क्योंकि हम प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा लिए हैं वो वाई है, अर्थात x + 10 वाई ये इक्वल हो जाएगा 105 के। अब दूसरा इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि 105 मतलब 15 किलोमीटर की जो भाड़ा है वो 155 है। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी देखो ये हमारा जो जीएसटी है तो वो लगा ही रहेगा, मतलब आपको देना ही है, चाहे कुछ भी कीजिए मतलब आपको ये देना पड़ेगा प्लस। लेकिन अब जो अगला बोला है, अगला क्या रहा है, 15 किलोमीटर आपको चला है, मतलब 15 किलोमीटर चली गई उसकी जो दूरी है वो 155 है, मतलब इससे बेसी चला है तो दाम भी तो मतलब अधिक देना पड़ेगा, तो ये 155 है। इसे हम इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यक्स का मान ज्ञात करेंगे। अगर हम समीकरण 1 से यहाँ पे लिखते हैं, हम समीकरण 1 से यक्स का मान ज्ञात करने पर तो जो आपको यक्स का मान यहाँ पे प्राप्त होगा वो आएगा 105 - 10 वाई। ये आपका क्या है, यक्स का मान है। अब जो हमारा यक्स का मान यहाँ पे निकला है इसे अगर हम वाई समीकरण 2 में रख दिया था, समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर तो देखिएगा समीकरण 2 में हम यहाँ पे यक्स का मान रखते हैं, तो यक्स की जगह पे ये वैल्यू हम रखे हैं प्लस 15 वाई, ये किसके इक्वल है 155 के। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगी तो यहाँ पे जो हमारा वाई का मान आएगा वो 10 आएगा। अब जो हमारा ये मान आया है अगर हम इस इक्वेशन में रख दें, अर्थात जो हम यहाँ पे यक्स का मान ज्ञात किए हैं इसमें अगर वाई की जगह पे हम 10 रख दें तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, 105 माइनस ये 100 हो जाएगा, क्योंकि y की जगह पे हम क्या रख रहे हैं 10 रखे हैं। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 आएगा। अतः जो हमारा यक्स का मान आया वो कितना आया है 5, ये हमारा यक्स का मान आया है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये था कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो नियत भाड़ा मतलब स्थिर भाड़ा, हम उसे क्या माने हैं यक्स, अर्थात यक्स का मान कितना है 5 रुपये। 5 रुपये मतलब आपको जीएसटी देना है। और उसके बाद क्या बोला है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर को हम क्या माने हैं वाई, अर्थात वाई का जो माना मतलब आंसर है कितना है 10 है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, आपसे ये पूछा है। तो देखिए कितना देना होगा उसे, क्वेश्चन में बोला था 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर को हम क्या माने हैं वाई, ये हो गया। लेकिन आपको जीएसटी तो देना है हमेशा, चाहे जो भी भाड़ा हो, अर्थात यक्स प्लस 25 वाई, ये आपको अब ज्ञात करना है। यक्स का मान हमारा कितना है, मतलब फिक्स पॉइंट कितना है 5, प्लस वाई का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पे हम इंटू कर देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमें 255 रुपये, ये टोटल कितना देना पड़ेगा 255, अर्थात 25 किलोमीटर चलने के लिए जो भाड़ा है उसे हमें कितना देना पड़ेगा 255 रुपये, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं ये क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। सबसे पहले आपको भिन्न में अंश और यक्स और वाई को मानना पड़ेगा। मानते हैं हम यहाँ पे कि जो अंश है उसे हम यक्स मान लेते हैं और हर को वाई मान लेते हैं। तो देखिए आगे क्या बोल रहा है कि अगर मतलब कह रहा है कि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं, अर्थात x + 2 अपान y + 2, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है 9/11 के। जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे बनेगा x + 2 अपान y + 2, ये इक्वल होगा 9/11 के। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। अब दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है रीजन कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। अब आपसे कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे 2 जोड़ रहे थे तो वैसे हम यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, अर्थात x + 3 अपान y + 3, और ये किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल होता है 5/6, तो उसे हम 5/6 के इक्वल कर देंगे। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। अब दोनों इक्वेशन को हम जैसे आपको बताएं हैं सॉल्व करने के लिए आप वैसे ही सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर है आप इसे कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये आपसे मतलब कह रहा है कि जो 5 वर्ष बाद आने वाला जो समय है उसमें जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु अब आपको ज्ञात करना है, मतलब फ्यूचर वाला पूछ रहा है, पास्ट वाला दिया है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट वाला आपको फाइंड करना है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं।
हम यहाँ मानेंगे कि जो जैकब की वर्तमान आयु है, मतलब जो उसका प्रेजेंट का एज है वो क्या है, वो यक्स हम मानते हैं, तथा पुत्र की जो वर्तमान आयु है उसे हम वाई मानते हैं। देखिए आप अगर सोचेंगे मतलब कि हम यक्स किसे माने वाई किसे माने, तो सबसे अच्छा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा रहता है, मतलब जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है ज्ञात करने के लिए, उसी को आप यक्स और वाई मानिए, क्योंकि जो दिया रहता है वो तो आप उसे प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा है वही हम यहाँ पे माने हैं। वर्तमान आयु पूछा है तो वर्तमान आयु को हम ये मान के चल रहे हैं कि जो जैकब की वर्तमान आयु वो यक्स है और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो वाई है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो हम बाद के लिए क्या लगाए थे, अर्थात आप जोड़ रहे हैं, क्योंकि मतलब कह रहा है 5 साल बाद उसकी आयु क्या होगी। तो आपसे 5 साल मतलब वर्तमान में 5 साल जोड़ दीजिए, तो वही आपकी मतलब भविष्य की आयु होगी, फ्यूचर की। तो यहाँ पे देखिए 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु होगी, जैकब की आयु ये क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 5, क्योंकि यक्स क्या है, जैकब है। और ऐसे ही 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, मतलब उसके बेटे की जो आयु है वो क्या है, y प्लस 5, ये हो जाएगा। अब देखिए फिर आगे आपसे कहा था कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष हम यहाँ पे पहले सभी मान ज्ञात कर ले रहे हैं, तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु